like a Hellcat. तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस ऑप्टिक्स में सबसे जरूरी क्वेश्चन है भाई, हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या करिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जो लगातार 3-3 साल 4 साल तक पूछ देता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं। ये हो गया, फिर लेंस मेकर फार्मूला हो गया, फिर गोलीय सतह से अपवर्तन का फार्मूला हो गया। तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को जरूर करना चाहिए भाई। ठीक है, तो एकदम इसको अच्छे ढंग से समझेंगे हम लोग। तो भाई हाई क्वेश्चन तो यही रहता है, क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में यही रहेगा कि हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके या हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन अथवा अपवर्तन की व्याख्या करें। या तो परावर्तन की व्याख्या कर दीजिए या अपवर्तन की व्याख्या कर दीजिए, यानी परावर्तन का नियम साबित कीजिए I बराबर R, या अपवर्तन का नियम साबित कीजिए, अपवर्तन वाले में साइन आई भाई साइन R बराबर कॉन्स्टेंट। तो भाई हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके हम परावर्तन या अपवर्तन, हम तो दोनों देखेंगे, परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या करेंगे, कोई एक करना पड़ता है। ठीक है भाई, और हमारे अंदाज से अपवर्तन करना और अच्छा होता है क्योंकि अपवर्तन में फिगर एकदम क्लियर होता है, और लेकिन परावर्तन जो अभी करेंगे इसमें थोड़ा सा फिगर एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाता है, थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अच्छा नहीं रहता है, साफ सुथरा नहीं आ पाता है। इसलिए हम तो कहेंगे कि अपवर्तन की ही व्याख्या आप लोग करेंगे। अपवर्तन इसकी अपेक्षा हल्का सा आसान होता है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करें। तो भाई देखो, हम किस तरह लिखेंगे एग्जाम में, अगर लिखना हो तो हम लोग किस तरह लिखेंगे वो भी हम बता रहे हैं। तो लिखना होगा भाई, नीचे के फिगर में, क्वेश्चन तो है आंसर देख के लिखना पड़ेगा, पहले फिगर बनाना होगा। फिगर में लिखना होगा, नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण दिखलाया गया है, एम डैश। तो नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण दिखलाया गया है। अच्छा भाई, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं? हाइगेंस के सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या करें। परावर्तन की व्याख्या मतलब परावर्तन का नियम निकालना है। परावर्तन का नियम मतलब I बराबर R, इसी को साबित करना है। तो भाई बोलो, नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर दिखलाया गया है। अब भाई इस समतल दर्पण पर अनंत से, इस समतल दर्पण पर भाई अनंत से कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। इस समतल दर्पण पर अनंत से कोई समतल तरंगाग्र प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट भाई चल दिया है और आ रहा है। भाई ये समतल तरंगाग्र है क्योंकि इस तरंगाग्र पर जितने भी ईथर के कण हैं सभी के कंपन की अवस्था सेम है, सेम तरीके से कंपन कर रहे हैं। तो नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण प्लेन मिरर दिखलाया गया है। इस समतल दर्पण पर अनंत से कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है और ये प्लेन वेव फ्रंट आ करके दर्पण के ए बिंदु पर पड़ रहा है। तो भाई ये प्लेन वेव फ्रंट ए बी है और ये प्लेन वेव फ्रंट आ करके दर्पण के बिंदु ए पर पड़ रहा है। जैसे ही बिंदु ए पर पड़ेगा तो ये तो तय है भाई कि ये समतल तरंगाग्र अनंत से जब आएगा, अच्छा ये तरंगाग्र यहाँ पे है, मतलब यहाँ का लाइट यहाँ पहुँचा है तो यहाँ का लाइट यहाँ, सारा लाइट यहीं पे पहुँचा है, इससे आगे नहीं है। अच्छा ये तरंगाग्र जैसे ही आ करके यहाँ पे पहुँचेगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तो यह वाला लाइट तो दर्पण पर आ गया, यानी ये वाला लाइट तो दर्पण पर आ गया, लेकिन ये वाला लाइट अभी दर्पण पर नहीं आया, यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ समय लगेगा ना जी। तो नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण प्लेन मिरर दिखलाया गया है और इस समतल दर्पण के बिंदु ए पर कोई समतल तरंगाग्र अनंत से आपतित होता है और ये समतल तरंगाग्र है ए बी। और भाई जैसे ही समतल तरंगाग्र बिंदु ए पर आपतित होगा तो ये क्लियर है कि प्रकाश ए पे पहुंचा है, लेकिन प्रकाश जैसे प्रकाश ए पे पहुंचा है वैसे प्रकाश बी पे पहुंचा है। ए वाला प्रकाश तो दर्पण पर है लेकिन बी वाला प्रकाश अभी दर्पण पर नहीं पहुंचा है। ये प्लेन वेव फ्रंट आकर के यहाँ पर अभी है।
भाई ये क्लियर है, जैसे ही प्रकाश ए पे पहुंचेगा, जैसे ही प्रकाश भाई ए पे पहुंचेगा तो ये ए हम जानते हैं तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु लाइट के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। जैसा कि हाइगेंस ने बोला था कि तरंगाग्र पर का हर बिंदु लाइट के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करता है। तो भाई जैसे ही इस समतल दर्पण के बिंदु ए पर कोई समतल तरंगाग्र ए भी आपतित होगा तो हाइगेंस के सिद्धांत से ए लाइट के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करेगा। क्लियर है कि जैसे ही लाइट ए पर आया है वैसा ही लाइट बी पर आया है, तो ए वाला लाइट तो दर्पण पर है लेकिन बी वाला लाइट अभी दर्पण पर पहुंचा नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि जैसे ही लाइट ए पर पहुंचेगा तो ए लाइट का सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा और इससे तरंगिका निकलेगी, तरंगाग्र नहीं, अब इससे तरंगिका निकलेगी, तरंगाग्र के इस बिंदु से तरंगिका निकलेगी। अब बोलो भाई बी वाला लाइट जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इससे निकली हुई तरंगिका इतने ही त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी ना जी, इससे लाइट। तो अब क्या हुआ है भाई, जैसे ही प्रकाश ए पर वैसे ही प्रकाश बी पर। अब बी का प्रकाश अभी दर्पण पर पहुंचना है तो बी का प्रकाश थोड़ा सा आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा और जैसे ही ये आगे बढ़ेगा तो उतने ही समय में इससे निकली हुई तरंगिका कुछ त्रिज्या में फैल जाएगी। जितनी त्रिज्या ये है, जितनी दूरी ये है, उतनी त्रिज्या में फैल जाएगी। इससे निकला हुआ प्रकाश और आगे बढ़ेगा तो इससे निकली हुई तरंगिका और अधिक त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी और जब ये और आगे बढ़ेगा तो और फैलेगी, और आगे बढ़ेगा और फैलेगी और जब प्रकाश बी से दर्पण पर पहुंच जाएगा, यानी बी से वही प्रकाश सी पर पहुंच जाए, समझ रहे हैं। जैसे प्रकाश भाई ए पर आया है वैसे ही प्रकाश बी पर आया है, जैसे ही ए पर वैसे ही बी पर। ए वाला प्रकाश दर्पण पर है लेकिन बी वाला प्रकाश दर्पण पर नहीं पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगेगा, दर्पण तक पहुंचने में, बी से सी तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगेगा। तो भाई अब ये तो प्रकाश का सेकेंडरी सोर्स बन जाएगा। तो जब ये वाला प्रकाश थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, जैसे ही आगे बढ़ेगा तो उतने ही समय में इससे निकली हुई तरंगिका फैलेगी और आगे बढ़ेगा और फैलेगी और आगे बढ़ेगा और फैलेगी और आगे बढ़ेगा और फैलेगी और भाई अल्टीमेटली जब ये वाला यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा तो इससे निकली हुई तरंगिका जितना दूरी ये चला है उतने ही त्रिज्या के क्षेत्र में क्या हो जाएगी भाई, इससे निकली हुई तरंगिका फैल जाएगी। तो भाई इससे निकली हुई तरंगिका इस तरह फैल गई नहीं जी, बहुत अच्छा, पता चल ही रहा होगा आपको ना जी। ये आगे बढ़ा, इससे निकली तरंगिका फैली और आगे बढ़ा और फैली और आगे बढ़ा और फैली, यहाँ पे पहुँच गया तो इतने ही त्रिज्या के क्षेत्र में क्या हो जाएगी भाई, फैल जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी अब क्या हुआ भाई, जैसे ही प्रकाश ए पर था वैसे ही प्रकाश बी पर था, लेकिन बी वाला प्रकाश यहाँ पे पहुँचा। जब तक बी वाला प्रकाश यहाँ पे पहुँचा तो इससे निकली हुई तरंगिका यहाँ पे पहुँच गई। अब भाई सी से इस वाले तरंगिका पर, क्यों, जैसे ही प्रकाश ए पर वैसे ही प्रकाश बी पर। ए वाला प्रकाश दर्पण पर, बी वाला प्रकाश दर्पण पर नहीं है। ये वाला जब तक दर्पण पर गया, ये वाला जब तक दर्पण पर गया तब तक इससे निकली हुई तरंगिका फैली 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 और यहाँ पे फैल गई। तो भाई बी वाला प्रकाश सी पर, यानी बी वाला प्रकाश यहाँ पे चला गया और इससे निकली हुई तरंगिका यहाँ पे चली गई। अब सी को इस सी से इस तरंगिका पर स्पर्श रेखा खींच देना जी। जैसे ही स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको ये बिंदु मिलेगा और भाई अब ये हमको इस तरह स्पर्श रेखा खींचेंगे। अब क्या करें, ए को इस वाले बिंदु से मिला दें, सी और ये हो गया भाई डी, इसको ऐसे मिला दें और इसको इस तरह कर दें तो भाई सी डी जो होगा ना, ये ए बी था आपतित तरंगाग्र, इस दर्पण पर ए बी था आपतित तरंगाग्र और सी डी परावर्तित होने वाला तरंगाग्र होगा। अब ये तरंगाग्र आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ करके समतल तरंगाग्र के रूप में फिर निकल जाएगा ना जी। तो ये परावर्तित तरंगाग्र के रूप में निकल जाएगा, ये तो पता चल गया। अच्छा भाई एक अच्छी बात हम आपको कहेंगे, प्रकाश के चलने की दिशा, प्रकाश के चलने की दिशा इस तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर लंबवत होती है, तो ये वाला एंगल कितना, 90 डिग्री, बहुत अच्छा। उसी तरह थोड़ा ध्यान दो, प्रकाश के चलने की दिशा, इस प्रकाश के
चलने की दिशा इस परावर्तित तरंगाग्र पर लंबवत होती है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और भाई सबसे बढ़िया बात जो समझना चाहिए, अच्छा यहाँ तक क्या लिखोगे, अच्छा लिखोगे क्या बताते हैं भाई। आपतित तरंगाग्र कौन है, ए बी, भाई ए बी है आपतित तरंगाग्र, ए बी है आपतित तरंगाग्र। तो आपतित तरंगाग्र ए बी और दर्पण के बीच जो कोण बनता है, आपतित तरंगाग्र ए बी और दर्पण के बीच जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे। भाई ये हो गया आपतन कोण आई, यानी आपतित तरंगाग्र और दर्पण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। और भाई परावर्तित तरंगाग्र है सी डी, तो परावर्तित तरंगाग्र सी डी, परावर्तित तरंगाग्र और दर्पण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण आर। अब हमको किसी भी तरीके से दिखा देना कि ये आई बराबर आर होगा ना जी। तो चलो इस चीज़ को दिखाना है, जो चीज़ हम आपको बताना चाहते थे फिगर में बता चुके हैं। अब थोड़ा सा भाषा किस तरह लिखेंगे इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो भाई हमारा क्वेश्चन ये है, हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके परावर्तन के नियम को साबित करिए। यानी हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके आई बराबर आर साबित कर देना है। तो भाई बोलो, नीचे के फिगर में एम डैश एक प्लेन मिरर दिखलाया गया है, नीचे के फिगर में एम डैश एक प्लेन मिरर दिखलाया गया है। इस समतल दर्पण पर अनंत से कोई प्लेन वेव फ्रंट, अनंत से कोई प्लेन वेव फ्रंट दर्पण के बिंदु ए पर आपतित हो रहा है और ये प्लेन वेव फ्रंट है ए बी। और भाई आपतित तरंगाग्र ए बी, आपतित तरंगाग्र ए बी और दर्पण के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहेंगे। और ये प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर क्या होगी, लंबवत होगी। अब ये स्पष्ट है कि जैसे ही प्रकाश ए पे पहुंचा है, जैसे ही प्रकाश ए पे पहुंचा है वैसे ही प्रकाश बी पे पहुंचा है। ए वाला प्रकाश तो भाई दर्पण पर पहुंच चुका है, लेकिन बी वाला प्रकाश अभी दर्पण पर नहीं पहुंचा है, इसको और आगे बढ़ करके सी पर जाएगा, तब जा करके दर्पण पर पहुंचेगा। तो भाई जैसे ही प्रकाश ए पे पहुंचा है वैसे ही प्रकाश बी पे पहुंचा है। ए वाला प्रकाश दर्पण पर है, बी वाला प्रकाश दर्पण पर नहीं पहुंचा है। माना कि बी वाले प्रकाश को, बी वाले लाइट को दर्पण तक पहुंचने के लिए, यानी बी से सी तक पहुंचने के लिए डेल्टा समय लगता है, डेल्टा टी। माना कि बी से प्रकाश सी को पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है। यह स्पष्ट है कि जैसे प्रकाश ए पे पहुंचा है तो ए प्रकाश के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करेगा और इससे द्वितीयक तरंगिका निकलेगी। और ये द्वितीयक तरंगिका दर्पण के नीचे साइड नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो चमकीला सतह है, परावर्तित कर देगा उसको। नीचे निकलने की कोशिश भी करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी दिशा में ऊपर ही निकल जाएगी ना जी। तो बिंदु ए से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और ये द्वितीयक तरंगिका ऐसे ऐसे निकलेगी। यह स्पष्ट है कि जैसे ही प्रकाश बी से आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ए से निकली हुई तरंगिका कम त्रिज्या के क्षेत्र में फैलेगी, और आगे बढ़ेगा और ज़्यादा त्रिज्या के क्षेत्र में फैलेगी। जैसे जैसे बी से प्रकाश निकल करके आगे बढ़ करके सी तक पहुँचेगा, तब तक ए से निकली हुई तरंगिका और अधिक त्रिज्या के क्षेत्र में फैलती ही जाएगी। और बी से प्रकाश डेल्टा टी समय के बाद सी तक पहुँचेगा, तो बी से प्रकाश डेल्टा टी समय के बाद सी तक पहुँचेगा तो जितनी दूरी तय करके यहाँ पे पहुँचेगा उतनी ही त्रिज्या में ए से निकली हुई तरंगिका फैल जाएगी। अब मान लिया कि जैसे प्रकाश बी से सी पे पहुँचा, वैसे ही ए से निकली हुई तरंगिका एडी त्रिज्या के क्षेत्र में फैल गई, एडी त्रिज्या के क्षेत्र में फैल गई। अब हम इस द्वितीयक तरंगिका पर सी से स्पर्श रेखा खींचते हैं सी डी, तो सी डी परावर्तित होने वाले तरंगाग्र को बताता है। और परावर्तित तरंगाग्र और दर्पण, परावर्तित तरंगाग्र और दर्पण के बीच का कोण है परावर्तन कोण आर। और भाई प्रकाश के चलने की दिशा तरंगाग्र पर लंबवत होती है, ये 90 डिग्री। तो भाई इतनी चीज़ें लिख लेनी होंगी। तो भाई हम कहते हैं थोड़ा फटाफट देख लेंगे। तो बताइए, नीचे के फिगर में एम डैश एक समतल दर्पण दिखलाया गया है। इस समतल दर्पण एम डैश पर अनंत से एक समतल तरंगाग्र ए बी दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होता है, दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होता है। यह स्पष्ट है कि जैसे ही प्रकाश ए पे पहुंचेगा वैसे ही प्रकाश बी पे पहुंचेगा। ए वाला प्रकाश दर्पण पर है, लेकिन बी वाला प्रकाश दर्पण पर अभी नहीं पहुंचा है। यह स्पष्ट है कि ए लाइट के सेकेंडरी सोर्स जैसा व्यवहार करेगा और इससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगे। अब माना कि
प्रकाश को B से C तक पहुंचने में, माना कि प्रकाश को B से C तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे भाषा यही बदलना होगा। माना कि प्रकाश को B से C तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है, तो तुम पढ़ो भाई चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल, प्रकाश की चाल, भाई प्रकाश यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो प्रकाश की चाल तो हमेशा होती है, प्रकाश की चाल होती है C बराबर दूरी, चाल हो गया C, दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा तो दूरी हो जाएगा भाई BC, तो दूरी हो गया भाई BC, दूरी हो गया BC। और समय कितना लगता है भाई, माना कि प्रकाश को B से C तक पहुँचने में डेल्टा टी समय लगता है, तो समय हो गया डेल्टा टी। तो चाल C बराबर दूरी हो गया भाई BC और बटा समय डेल्टा टी। तो ये BC कितना हो गया भाई, BC बराबर हो गया C इंटू डेल्टा टी। बहुत अच्छा भाई, BC निकल के आ गया, B से C तक की दूरी, ये BC कितना हो गया, BC C इंटू डेल्टा टी। बहुत अच्छा। अब भाई त्रिभुज ABC में देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में, भाई समकोण त्रिभुज में अगर देखें, यही ना हम क्या किए, माना कि प्रकाश को B से C तक पहुंचने में डेल्टा टी समय लगता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल प्रकाश की चाल हो गई C, दूरी कितना BC, दूरी BC और समय कितना डेल्टा टी, तो BC बराबर C इंटू डेल्टा टी। ये BC पता चल चुका है, ये BC यहाँ से यहाँ तक BC है C इंटू डेल्टा टी। तो भाई अब इस समकोण त्रिभुज में साइन आई निकालो, तो साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर इस वाले समकोण त्रिभुज में साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन आई बराबर BC बटा AC ना जी। तो साइन आई बराबर BC बटा AC, साइन आई बराबर BC बटा AC। बहुत अच्छा, साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन आई बराबर BC बटा कर्ण मतलब AC। तो भाई यहाँ से AC निकालो ना, AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो AC बराबर BC बटा साइन आई, BC बटा साइन आई, AC तो AC बराबर BC, इस BC का मान क्या है भाई, BC का मान है C इंटू डेल्टा टी, C इंटू डेल्टा टी बटा साइन आई। बहुत अच्छा भाई, इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह हमको बस AC का मान मिल गया भाई, ये AC ज्योमेट्री से पता चल गया, AC बराबर C इंटू डेल्टा टी बटा साइन आई हो गया। अब इसके बाद लिखना पड़ेगा, इसके तुरंत नीचे लिखना होगा हमको कि यह स्पष्ट है कि जितने समय डेल्टा टी में प्रकाश B से C तक पहुंचेगा, यह स्पष्ट है कि जितने समय डेल्टा टी में प्रकाश B से C तक पहुंचेगा, उतना ही समय डेल्टा टी में A से निकली हुई तरंगिका AD त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी। ये लिखना पड़ेगा कि जितने, यह स्पष्ट है कि जितने समय डेल्टा टी में प्रकाश B से C तक पहुंचेगा, उतना ही समय में A से निकली हुई तरंगिका AD त्रिज्या के क्षेत्र में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, यानी इतने ही समय मतलब डेल्टा टी समय में ही ये तरंगिका AD त्रिज्या के क्षेत्र में फैल गई है। तो ये AD कितना आया है ये भी देख लेते हैं। तो नाउ अब चाल बराबर दूरी बटा समय, भाई चाल, भाई इससे जो तरंगिका निकल के फैलेगी उसकी भी चाल क्या होगी, उसकी भी चाल, तरंगिका की भी चाल, इससे तरंगिका निकलेगा तो तरंगिका की भी चाल क्या होगा, प्रकाश का चाल यानी C बराबर दूरी, कितनी दूरी में फैलेगी, इससे निकली हुई तरंगिका AD इतनी त्रिज्या में, यानी AD दूरी में AD त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी। अरे भाई इससे निकली तरंगिका फैलेगी ना, लेकिन कितनी दूरी, कितनी त्रिज्या में फैलेगी, दूरी हो गई AD और उतने ही समय कितना लगा डेल्टा टी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल हो गया C, यानी बिंदु A से जो तरंगिका निकल रही है वो तरंगिका C चाल से फैलेगी, तो चाल हो गया C, दूरी AD त्रिज्या के क्षेत्र में फैल जाएगी, समय हो गया डेल्टा टी। यार तो AD निकालो ना, AD बराबर हो गया C इंटू डेल्टा टी। बहुत अच्छा भाई, AD भी निकल गया, AD हमको निकल गया। अब एक दूसरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है भाई, ADC त्रिभुज ADC में
समकोण त्रिभुज ए डी सी में, भाई समकोण त्रिभुज में क्या होगा, समकोण त्रिभुज ए डी सी में अगर देखोगे तो ये आर है, तो साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण। क्यों, कोण के सामने जो भुजा होती है लंब होते हैं, तो साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण। साइन आर बराबर क्या हो गया भाई, साइन आर बराबर ए डी बटा ए सी, ए डी बटा ए सी, यहाँ से ए सी ले जाओ इधर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा भाई, ए सी बराबर ए डी बटा साइन आर। ए सी बराबर क्या हो गया, ए सी बराबर ए डी, इस ए डी का मान क्या है भाई, ए डी देखो यहाँ पे सी इंटू डेल्टा टी बटा साइन आर ना जी। इक्वेशन 2, भाई इस पहले ABC त्रिभुज में भी हम ACA निकाले हैं और ADC त्रिभुज में भी हम ACA निकाले हैं। इक्वेशन 1 और 2 से ये भी AC है, ये भी AC है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 से देखो AC सेम है, AC सेम है, तो इधर वाला सेम होगा, तो C इंटू डेल्टा टी बटा साइन आई बराबर C इंटू डेल्टा टी बटा साइन आर। C इंटू डेल्टा टी कट गया, तो भाई साइन आई बराबर साइन आर, साइन आई बराबर साइन आर, साइन हटा दो तो आई बराबर आर। तो भाई इसलिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये प्रूव हो गया, हाइगेंस के सिद्धांत से प्रूव हुआ, और ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये परावर्तन का दूसरा नियम है ना जी, रिफ्लेक्शन। तो भाई इस तरह हमने I बराबर आर प्रूफ कर दिया, जो परावर्तन का दूसरा नियम है। तो परावर्तन का दूसरा नियम प्रूफ हो गया, लेकिन परावर्तन का पहला नियम भी तो प्रूफ करना है भाई। हम कह सकते हैं यदि हम इस बिंदु या इस बिंदु कहीं भी, यदि हम बिंदु A पर दर्पण के लंबवत एक रेखा खींच दें, यदि हम बिंदु A पर दर्पण पर कोई लंबवत रेखा खींच दें, तो ये चीज कहलाएगा अभिलंब। और यह स्पष्ट है फिगर से कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, जो परावर्तन का पहला नियम है। इस तरह परावर्तन का पहला नियम और दूसरा नियम प्रूफ हो जाता है। तो भाई इसके साथ हमने हाइगेंस का सिद्धांत का यूज करके रिफ्लेक्शन का दोनों लॉ प्रूफ कर दिया भाई, नहीं जी। तो भाई इसके साथ वीडियो खत्म।